ये बात उन दिनों की है जब मेरे पति मुझे छोड़कर परदेश जा रहे थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं दरवाजे पर खड़ी थी जब वह मेरी तरफ हाथ हिलाकर चले गए। मैं अकेली रह गई। मेरी सास ने उसी समय मुझे मेरे बालों से पकड़कर अंदर की तरफ खींचा और मुझे मेरे कमरे में ले गई। कहने लगी, पागल हो गई हो क्या? अपने पति के काम पर जाने पर ऐसे नहीं रोया करते, यह बुरी बात होती है। चुप करके बैठो वरना पता नहीं मेरे बेटे की यात्रा कैसी गुजरेगी। सास ने मुझे डांट दिया। मैं अपने कमरे में चली गई। शाम को उठी तो दिल बोझल सा था। माँ जी मुझे कड़ी नजरों से देख रही थी। सर से पांव तक मुझे यूं घूर रही थी जैसे कुछ ढूंढ रही हो। फिर मुझे अपने पास बुलाकर बोली, यह लाल दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है? यह तो दुल्हनें ओढ़ती है। तेरा पति परदेश चला गया है, यह दुपट्टा उतार और जाकर सफेद दुपट्टा ओढ़ ले, अच्छा नहीं लगता। तेरा पति परदेश में है तो तू किसके लिए तैयार होगी? सास की बात सुनकर मेरा दिल परेशान हो गया। भला मेरा पति परदेश ही तो गया था। मैं विधवा तो नहीं हुई थी, मगर सास की जिद की वजह से मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं अपने कमरे में गई और अलमारी से सफेद रंग का दुपट्टा निकालकर ओढ़ लिया। मुझे यह रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बस अपने पति की जिद पर मैं कभी कभी सफेद रंग पहन लेती थी, मगर आज मुझे यह हमेशा के लिए पहनना पड़ रहा था। दुपट्टा ओढ़कर मेरा दिल इस कदर उदास हुआ कि मैं अपने कमरे में ही लेट गई। तभी मेरी सास मुझे आवाज देने लगी। मैं तो भूल ही गई थी कि घर का सारा काम भी मेरे सर पर ही था। अगले दिन की रात तक मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने दिल में सोच लिया कि अब यहाँ नहीं रहूंगी। भला जब पति ही घर पर नहीं तो मेरे ससुराल में रहने की क्या जरूरत है। मैं रात भर सोचती रही। सुबह उठी तो सर पकड़ लिया। माँ जी पूछने लगी कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, बुखार भी है, दिल बोझल हो रहा है। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। दरअसल यह एक बहाना था जिसकी वजह से मुझे अपनी सास से छुटकारा मिल जाना था, मगर इन्हें तो जैसे किसी की परवाह ही ना थी। अरे मामूली सा बुखार है, शाम तक उतर जाएगा ना, नहीं उतरा तो फिर तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। सास ने मुझे तसल्ली दी। मगर माँ जी मुझे अपने मायके जाना है, मैं मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ। दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। क्यों भाई, तेरे दिल पर कौन सा बोझ है? हम भी तो अपने पति से 2-2 साल दूर रहते थे। सास जैसे मुझसे अपने गम का बदला ले रही थी। मैं परेशान खड़ी थी कि उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और मुझे चारपाई पर बैठने को कहा। मैं बैठी तो सास ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ से एक कदम भी ना हिलूं। मैं वहीं बैठ गई। सास अंदर से एक काले रंग की बोतल लेकर आई और फिर मुझे चारपाई पर लेटने को कहा। अब ना जाने कौन सा हकीमगिरी इलाज शुरू होने वाला है। मैंने दिल में सोचा। सास ने काले रंग की बोतल से थोड़ा सा तेल निकाला और मेरे सर पर लगाने लगी। तेल अजीब सा था। मेरे सर में बहुत जलन हो रही थी। सर के बालों में जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। माँ जी ने मेरा सर दबाना शुरू कर दिया, साथ ही सर की मालिश भी शुरू कर दी। अब तुझे आराम हो जाएगा। यह ऐसा तेल है जिसे 7 या 8 दिन लगाने से ही तबीयत बेहतर हो जाती है। मेरे घर में पहले यही इस्तेमाल होता था, बल्कि हमारी सास भी हमें यही लगाया करती थी। अब मैं बेबस होकर बैठ गई। बहाना तो कर लिया था, मगर मैं बुरी तरह फंस गई थी। इस कड़वे तेल की मालिश करवाना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। खैर आधे घंटे के बाद सास ने मालिश करके मेरा सर छोड़ा। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। यह मेरी सास से रोजाना मिलने आती थी। उसे देखते ही माँ जी खुश हो गई और बोली, आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देखो मेरी बहू के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैंने इसे मालिश की तो यह ठीक हो गई। खैर मैं अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद उन औरतों के लिए चाय बनाकर लाई। मेरा दिल भारी हो रहा था। चाय पीने से भी जैसे उल्टी आ रही थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई और जल्द ही मुझे नींद आ गई। रात के 7-8 बजे मेरी आंख खुली। देखा तो मेरी सास ने खाना बनाकर तैयार कर लिया था। मुझे प्यार से जगाया और कहने लगी, आजा, आकर खाना खा ले। मैंने खाना खाया, मगर मेरे मुंह का जायका तक बदल चुका था।
इस तेल ने तो मेरी तबीयत और भी खराब कर दी। खैर मैंने खाना तो खा लिया, लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब मेरी सास ने मुझे कहा, तू जाकर अपने कमरे में सो जा। हालांकि ऐसा नहीं होता था, वह मुझे इस वक्त अपने पांव दबाने को कहती थी, और मगर आज मेरी सास का व्यवहार मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मुझे इस तरह नींद आई जैसे किसी ने मुझे नशा पिला दिया हो। सुबह तक मैं सोती रही, मुझे अपना होश भी ना रहा। सुबह उठी तो मेरा सर भारी था, मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी आपने तो मुझे सही करने के लिए यह तेल लगाया था, मगर इसने तो मेरी हालत और भी खराब कर दी। मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है। माँ जी ने हंसकर कहा, अरे बेटी 7-8 दिन के बाद ही तो यह तेल असर करेगा। अभी तो तेरी तबीयत इससे खराब ही होगी, क्योंकि इस तेल की वजह से शुरू में ऐसा ही होता है। सास की बात पर मुझे थोड़ा सुकून तो मिला, मगर मुझे अजीब सा लग रहा था। अगली रात भी जब मेरी तबीयत ऐसे ही खराब हो गई, तो मैंने सोचा इस तेल से छुटकारा पाने का यही तरीका है कि मैं अपनी सास की तेल वाली बोतल ही छुपा दूं। फिर मैंने ऐसा ही किया। शाम को वह अपने किसी काम से बाहर गई तो मैंने वह तेल की बोतल लेकर गमलों के पीछे छुपा दी, और सोचा कि अगर ज्यादा हंगामा किया तो उन्हें बता दूंगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी यह रोज की परेशानी। खैर मैंने तेल तो छुपा दिया, मगर सास ने आकर रात को जब तेल ढूंढना शुरू किया तो बोली, तेरी मालिश करनी है, तेल कहाँ गुम हो गया है। मैंने भी ऐसा नाटक किया जैसे मैं जानती ही नहीं हूँ। तब माँ जी ने इस कदर शोर मचाया कि सारा घर सर पर उठा लिया। उस वक्त मुझे अजीब सा लगा, भला माँ जी को मेरे सर के दर्द से इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी। अगर मेरी सास का व्यवहार पहले से ऐसा ही होता तो मैं इस बात को मान सकती थी। खैर मैं जो इरादा किए बैठी थी कि गमलों के पीछे से तेल की बोतल निकाल दूंगी, अब मैंने अपना इरादा बदल लिया, क्योंकि मुझे सारी रात नींद आई रहती थी और सुबह को भी बोझल हुई रहती थी। भला ऐसे इलाज की क्या जरूरत थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत और भी खराब हो जाती। उस दिन रात को सोने के लिए मैं अपने कमरे में गई तो सास ने मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, बल्कि उसे ताला लगा दिया। मुझे बहुत हैरत सी हुई, आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज उस कड़वे तेल की मालिश नहीं हो पाई थी। थोड़ी देर गुजरी कि मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगी। यह आवाजें बहुत ही धीमी थी। मैंने अपने कमरे का पंखा बंद किया और उन आवाजों को ध्यान से सुनने लगी। कुछ घसीटने की आवाज भी आ रही थी, बल्कि 2-4 आदमी भी साथ थे। मेरी सास न जाने उनको क्या कह रही थी। पूरे घर में अंधेरा था। मैंने भी अपने कमरे की लाइट बंद कर रखी थी। फिर मैंने देखा 2 आदमी हल्की रोशनी में हमारे सहन से बाहर वाले दरवाजे से जा रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि जरूर मेरी सास का कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन रिश्तेदार होता तो यूं चोरी छुपे आकर मिलने की क्या जरूरत थी। सामने भी तो मिल सकता था, यानी दिन के समय, लेकिन यह रात को ही क्यों आए। अब तो मेरा शक और भी पक्का हो गया। सुबह उठी तो मैं बिल्कुल भी तरोताजा नहीं थी। मेरी तबीयत जरा भी ठीक नहीं हुई। मेरी सास ने मुझे देखा तो बोली, रात को तू सो गई थी ना। जी माँ जी सो गई थी, लेकिन मैं जानती हूँ अभी भी तेरी तबीयत खराब रहेगी। मैं आज ही तुझे उस औरत के पास ले चलूंगी जो यह तेल देती है। तुम तो जानती हो वह हकीमगिरी कितनी माहिर है। उससे हर तरह की औरतें दवा ले जाती है, चाहे वह बीमार हो या तंदुरुस्त हो। मेरी सास ने मुझे समझाया, मगर मैं जानती थी कि वह औरत एक मामूली सी हकीम थी, इसलिए मेरा उसके पास जाने का कोई इरादा नहीं था। नहीं माँ जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है। वह कड़वा तेल लाने की मैंने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। अरे तुझे क्या पता कि तू ठीक है या नहीं, मैं तेरा पूरा पक्का इलाज करवाऊंगी, तू फिक्र ना कर, शाम को तैयार रहना। माँ जी की बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया। अरे माँ जी मैं ठीक हूँ, मुझे इलाज नहीं करवाना, ऊपर वाले के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे माजी पर गुस्सा आ गया। तभी माजी बोली, मेरे साथ जुबान ना चला, वरना तेरे पति को परदेश में बता दूंगी कि तू मेरी कोई भी बात नहीं मानती। बस यही मेरी एक कमजोरी थी जिसका माजी फायदा उठाती थी।
शाम को मैं तैयार हो गई। मेरी सास ने भी तैयारी कर ली और हम उस औरत के पास पहुंच गए। कुछ लोग कहते थे कि ये एक बहुत अच्छी हकीम है, मगर सच तो यह था कि ये औरत ज्यादातर नशीली और गंदी दवाइयां बेचती थी। मुझे उनकी दवाइयों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। माँ जी ने उसके सामने मेरा मसला बताया और कहने लगी, मुझे वही तेल दे दो जो तुमने पिछली बार दिया था। माँ जी की बात सुनकर उसने कुछ समय को सोचा और फिर एक लड़की को आवाज दी जो उसी तरह की काली सी शीशी लेकर माँ जी के पास आ गई। माँ जी ने वह शीशी ली और उस औरत का धन्यवाद किया और फिर मुझे लेकर घर आ गई। घर आकर वह बड़ी खुश लग रही थी। मुझे यह सब बहुत बुरा लग रहा था। मैंने भी दिल में ठान ली, आज कुछ भी हो जाए अपनी सास को यह तेल अपने सर पर नहीं लगाने दूंगी। मैंने भी सरसों के तेल में काला रंग मिला दिया और उस बोतल का तेल नाली में बहा दिया। सास को शक भी नहीं हुआ कि मैंने बोतल में से तेल बदल दिया है। रात को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सर की मालिश करने लगी। जब मालिश पूरी हुई तो मुझे थपथपाते हुए बोली, जा जाकर अपने कमरे में सो जा, 7 दिन में तेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। हालांकि मुझे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन सास की जिद के आगे कर भी क्या सकती थी। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी, जबकि तेल की मालिश के बाद मेरा सर भारी हो जाता था और थोड़ी देर लेटते ही मुझे नींद आ जाती थी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे वही आवाज आज भी आ रही है। आज मेरा दरवाजा अंदर से बंद था, क्योंकि मेरी सास तो सोच रही थी कि मैं सो गई होगी, इसलिए मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद नहीं था। जब आवाज और भी ज्यादा बढ़ गई तो मैंने उठकर दरवाजा खोला और अपने कमरे से बाहर आ गई। देखा तो यह आवाज मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं उस तरफ गई तो मुझे यह देखकर हैरत हुई कि 2 लड़के मेरी सास के कमरे में बैठे थे और वह उन्हें मेरे दहेज के बर्तन और दूसरी चीजें थमा रही थी। लड़कों ने अपने चेहरे छुपा रखे थे तो क्या मेरे दहेज का सामान, यह सोचते ही मुझे चक्कर से आने लगे। आगे बढ़कर मैंने अपनी सास का सामना किया और कहा कि यह कौन है और मेरे दहेज के बर्तन इन्हें क्यों दे रही है। आप मुझे देखकर मेरी सास बौखला गई। तू यहाँ कैसे, तुझे कहा था ना कि जा सो जा। उन्होंने उल्टा अपनी गलती छुपाते हुए कहा, माँ जी मैं सो नहीं सकती, मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो। तू होती कौन है मुझसे पूछने वाली। मेरी सास उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगी। मैं जो चाहे करूं, यह मेरा घर है, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। उनकी आवाज ऊंची हो गई थी। यह देखकर वह लड़के जल्दी से घर से भाग गए, मगर मेरे दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी, मैं भला कैसे अपनी सास की जान छोड़ सकती थी। बहस करते करते उन्होंने हार मान ही ली और बोली कि मैं तेरे दहेज का सामान अपनी बेटी के घर पहुंचा रही थी। थोड़े दिन ही की तो बात है, सामान वापस आ जाएगा, मगर तू तो अपने सामान को हाथ भी नहीं लगाने देती, इसीलिए तुम्हारे सोने के बाद यह काम कर रही थी। सास की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि ऐसी बात नहीं थी। मैं कभी भी उनको मना ना करती, फिर ना जाने क्यों उन्होंने मुझसे यह बात छुपाने की कोशिश की। जब मेरी और उनकी बहस बढ़ी तो यह मुझे धमकियां देने लगी, कहने लगी मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगी, तूने मेरे बेटे का घर बर्बाद किया है, मैं अभी उसे फोन करूंगी और बताऊंगी कि रात को तुझसे 2 लड़के मिलने आए थे। उनकी यह बात भी मैं समझ गई थी कि वह अब क्या चाहती है। मैं एक बार फिर अपनी सास के आगे मजबूर हो गई थी, लेकिन आखिर कब तक, मैंने दिल में सोचा क्या मैं इसी तरह ब्लैकमेल होती रहूंगी, तब तो यह सारी जिंदगी मुझसे सारी बातें मनवाएगी। यह सोचकर ही मेरे दिल में डर सा आ गया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उस दिन में भी उनके सामने डट गई। कर लीजिए आप फोन, जिसे चाहो कर लो फोन, मैं अपने दहेज के सामान से एक भी चीज नहीं दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे एक जोरदार धक्का दिया। मैं जाकर दरवाजे के आगे गिर गई। वह गुस्से में गुर्राते हुए बाहर गई तो मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। अब न जाने क्या होने वाला था। उनका गुस्सा किसी बड़े तूफान का पता दे रहा था। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, परदेश में मेरे पति को फोन किया, मैं भी पास ही खड़ी थी।
वह मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, मगर उनकी बातों में तो इस कदर जहर भरा था कि मेरे पति भी उन पर यकीन करने पर मजबूर हो गए। मैं उनसे बात करना चाहती थी, अपनी सफाई पेश करना चाहती थी, मगर मेरी सास ने मुझे फोन को हाथ तक नहीं लगाने दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि इस बुढ़िया की हड्डियां अलग अलग कर दूं, मगर इस समय मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने भी मुझे कह दिया कि तुम माँ के मामलों में मत बोलो, मैं तुमसे कल सही से बात करूंगा। मेरा दिल कांप कर रह गया। वह बहुत गुस्से में थे, जाहिर है माँ जी ने उन्हें जो जो बातें कही थी वह सुनने के बाद कोई भी इज्जतदार पति अपनी पत्नी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगले दिन उन्होंने मुझसे फोन पर बात की। मैं समझी कि शायद वह मुझसे हमदर्दी करेंगे, मगर उन्होंने रात भर सोचने के बाद यही फैसला सुनाया कि उनके परदेश जाते ही मैं सही रास्ते से भटक गई थी और उनके पीछे उन्हें धोखा दिया। इस बात ने मुझे आंसुओं से तर कर दिया। सोच नहीं सकती थी कि मेरा पति मुझसे ऐसा व्यवहार रखेगा। मुझे तलाक हो गई। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तलाक के कागजात मेरे हाथों में पकड़ा दिए गए थे। उसने मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। मैं रोती हुई अपने माँ बाप के घर आ गई। जाहिर है मेरा कसूर तो नहीं था, मगर मम्मी पापा परेशान हो गए। मैंने भी उनकी परेशानी में अपनी परवाह करने की बजाय उनका साथ दिया। उन्होंने जिस रिश्ते के लिए कहा मैंने हाँ कर दी। माँ बाप की मर्जी से शादी करने का फल मुझे यह मिला कि मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हो गई, जिसे कमाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। मैं उसी में खुश हूँ। यह मुझे बाहर घुमाने भी ले गए। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई। मैं भी इसी तरह सुकून से जी रही थी कि एक दिन मुझे अपने मोहल्ले की एक औरत मिली। बातों बातों में उसने मेरी सास की बात छेड़ दी। मैंने उससे पूछा वह कैसी है, तो वह उनकी हालत पर अफसोस करने लगी। बोली वह बहुत बुरी हालत में है। मैंने कहा क्यों? कहने लगी उनको शायद तुम पर जुल्म करने की आदत हो गई थी। जब दूसरी बहू आंचल उनके घर बहू बनकर आई थी तो वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह बहुत अमीर घराने की लड़की थी। ढेर सारा दहेज भी साथ लाई थी, मगर आंचल ने आते ही उस औरत को सीधा कर दिया। उसकी एक बात ना मानती और ऐसी ऐसी बातें अपने पति के सामने करती कि बुढ़िया का बस ना चलता। आंचल खूबसूरत भी थी और अमीर भी, इसलिए उसका कुछ रोब वैसे भी ज्यादा पड़ता था। तुम्हारी सास तो तुम्हारी आदि थी, उसने सबको तुम्हारी तरह समझ रखा था। उसने आंचल के साथ भी वही चालाकी करने की कोशिश की। आंचल ने एक रात अंधेरे में उसे रंगे हाथों पकड़वा दिया। असल में तुम्हारी सास को शुरू से ही चोरियां करने की आदत है। न जाने उसे यह आदत क्यों है। हालांकि घर में भगवान का दिया सब कुछ है, मगर अपनी बेटी को अपनी बहू की चीजें देना उस औरत का पसंदीदा काम था। अपने बड़े बेटे की पत्नी का भी उसने यही हाल किया था। अब तो हाल यह है कि आंचल का दिल करे तो उसे खाना दे देती है, वरना सारा सारा दिन वह भूखी ही पड़ी रहती है। उसकी यही सजा होनी चाहिए थी। मैं जानती थी उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। उसने अपनी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही किया था। मैं अपनी सास का हाल सुनकर खुश तो नहीं हुई, क्योंकि किसी को तकलीफ में देखकर खुश होना एक घटिया इंसान होने की निशानी है। मगर सच तो यह है कि इंसान को अपने कर्मों की सजा मिलकर ही रहती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।